थैंक यू फ्रेंड्स। मैं सुनील डेंग एफपीआरटी के मंच से पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप और आपका पूरा परिवार बहुत बढ़िया से होंगे। दोस्तों, सेशन की शुरुआत हम करते हैं। कोई भी आपकी अच्छी शेयरिंग है, कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर आप वो ग्रुप में शेयर करते हैं तो बाकी ग्रुप का भी फायदा होता है। तो आप अपना डिजिटल हैंड रेज करें, अदरवाइज मैं आप में से ही किसी को चूज करके उसको आमंत्रित करता हूँ। गया प्रसाद जी, गया प्रसाद जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी शेयरिंग करें। गया गया प्रसाद जी, हैं आप यहाँ? नहीं है। विनोद गोयल जी, तब तक उमेश जी को ले लेते हैं। उमेश जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? एक बार अनम्यूट करिए अपने आप को। सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर। कहाँ से? रायपुर रायपुर। डिवीजन छत्तीसगढ़ से हूँ सर मैं। अच्छा, अरे वेलकम वेलकम सर, वेलकम। जी जी सर। जी जी। एक छोटी सी शेयरिंग थी सर मेरी। जी अभी 2 दिन पहले मैं अपने एक प्रोस्पेक्टिंग के पास गया था। उन्होंने मेरे को एक रेफरेंस दिया कि हमारे जीजा जी हैं, उनसे आप मिलिए, उनका अपने को इंश्योरेंस करना है ऐसा करके। जी तो मैं सर उनसे मिला। मिलने मिलने के बाद में उनसे जब मैंने उनको प्लान व्लान समझाया सब, तो उन्होंने मेरे को पोस्टपोन किया। मुझे बोला कि अभी नहीं, मैं जनवरी माह में लूंगा पॉलिसी। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं जनवरी माह में पॉलिसी लूंगा। तो मैं उनको ना सर एक छोटा सा स्टोरी शेयर किया, मतलब स्टोरी सुनाया मैं। जनरली मैं जो पोस्टपोन करते हैं उनको सुनाता हूँ सर मैं स्टोरी। तो उनको मैंने बताया कि मैं बोला सर अभी 2 महीना पहले आपके गांव से लगा हुआ एक गांव है, वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें स्पॉट पे एक लड़का खत्म हो गया था। बोले हाँ हाँ मैं जानता हूँ उनको। मैं बोला सर मैं उनसे ना 3 महीना पहले मिला था, और उन्होंने, उनके पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया था, हमारा फॉर्म भी फिलअप हो गया था कि आप आपको मतलब मैं इतने तारीख की आप आइए और आकर के आप चेक ले लेंगे मेरे से। तो मैं सर जब वहां से आया हूँ उसके बाद में अ, हमारे जाने मतलब जिस दिन मेरे को जाना था उसके 2 दिन पहले उसका ड्राइवर एक्सीडेंट से डेथ हो गया सर। आपको पता है उसके बारे में? तो बोले हाँ पता है सर। मैं आज तक अपने आप को माफ नहीं कर पाया हूं कि मैंने उस दिन उनको जिद क्यों नहीं किया और जोर क्यों नहीं दिया कि आप आज ही पॉलिसी ले लीजिए करके। मैं सर उनका 5 लाख का पॉलिसी था, छोटी पॉलिसी थी, एक्सीडेंटल डेथ था, मैं उनको 10 लाख रुपए देना दे सकता था, परंतु मैंने दे नहीं पाया सर उनको। तो मुझे वो आज तक मेरे को खलता है। मैं नहीं चाहता सर कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो। यदि आपका मन है तो आज आप ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा, कल किसी ने देखा नहीं है। सर मेरी ये स्टोरी सुनाने से, जबकि वो जो एक्सीडेंट हुआ था उनका मेरे से ऐसा कोई लेना देना नहीं था, मगर मैंने उनको बताया, उनसे रिलेटेड था, उनके गांव से लगा हुआ स्टोरी था वो। उन्होंने सर तुरंत में मतलब एक्सेप्ट किया। जो 2 महीना पोस्टपोन होना था 2-3 महीना मेरा, उसने 45,000 का चेक मेरे को तुरंत दिया सर क्वार्टरली। 20 लाख की मैंने उनकी पॉलिसी कंप्लीट की सर, क्वार्टरली 45 लाख का चेक दिया मुझे। 45,000 का चेक दिया सर उन्होंने, प्रीमियम का। बहुत ही तो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत तो अच्छी सर बात। मतलब मैं, ऐसा है सर कि अपन हमने कोई गलत नहीं बोला उनको, मगर ये स्टोरी सुना करके मैंने उनकी क्लोजिंग तुरंत किया सर। मेन है उमेश भाई, उस समय ये स्टोरी याद आनी चाहिए क्लाइंट के सामने। जी सर, सारा जी कुछ सर। होता है हमारे पास, उस समय अगर याद नहीं आएगा तो स्टोरी का कोई मायने नहीं रहता। वो याद आई और वो क्लिक भी कर गई। बहुत बहुत जी सर। शुक्रिया, बहुत बहुत बढ़िया। अब मैं अजय कुमार बंसल जी को शेयर करना चाहते हैं। अजय बंसल जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। सर मैं जब भी किसी क्लाइंट के साथ मिलता हूं तो पहले उसकी तैयारी करके जाता हूं, उसकी पूरी डिटेल की जितनी डिटेल हो सकती है वो सारी डिटेल्स तैयार करके ले जाता हूं। और ये सोचता हूं कि मैं जाके उससे क्या बात करूंगा, कैसे बात करूंगा। तो उस क्लाइंट का बेटा है, उसके बेटा हुआ था तो मैं उसकी तैयारी करके ले गया था और पूरे फैमिली का पूरी डिटेल लेके गया था। तो उसके बेटे ने ये कहा, ऑब्जेक्शन दिया कि आप जो इंश्योरेंस देते हैं, हमारे पास पहले ही बहुत इंश्योरेंस दिया हुआ है आपने। मैं ऑलरेडी उससे 6 लाख का लगभग रेगुलर प्रीमियम लेता हूँ साल का। उसने कहा कि अब हम म्यूचुअल फंड ही लेंगे, अब हम इंश्योरेंस नहीं लेंगे। और अपने फादर को मना कर दिया कि हम अब इंश्योरेंस नहीं लेंगे।
बेटे का भी। मैं अपने बेटे का भी नहीं लूंगा, मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड लूंगा या शेयर्स लूंगा। तो मैंने उनके फादर को सजेस्ट किया कि मैंने कहा कि आपकी वाइफ का एक इंश्योरेंस है जो लास्ट ईयर ही पूरा हो गया है, और उनकी एज 54 साल हो गई है आपकी वाइफ की। अब 1 साल के बाद उन्हें कभी भी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। आपके पास ये आखिरी मौका है, अगर आप चाहो तो आप इंश्योरेंस ले सकते हो। ये बात उनको तुरंत क्लिक कर गई कि हाँ, ये बात बहुत बढ़िया है कि मेरी वाइफ का, ये बात सही बताई आपने कि उनका इंश्योरेंस खत्म हो गया है और मैं चाहता हूँ इंश्योरेंस लूं उनका। क्योंकि मुझे 6 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था, हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद आप मेरे पास आए थे और आपने मना कर दिया था, क्योंकि मेरे का हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, इसलिए मुझे पॉलिसी नहीं मिलेगी। लेकिन मेरी वाइफ को तो मिल सकती है, और फिर उसकी पॉलिसी बंद, एक खत्म भी हो गई है, अब कोई पॉलिसी नहीं रही। तो आप एक पॉलिसी कर दो उनकी। तो वहां से फिर मैंने 945 टेबल में 19 लाख का सम छोड़ में 1,57,000 रुपए का चेक मैंने उठा लिया ईयरली बेसिस पे। तो इससे ये, मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो पहले पूरी तैयारी करके जाता हूँ कि इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन मैं ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी कर सकता हूँ, और पूरा इंश्योरेंस चार्ट लेके जाता हूँ। अगर वो मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, ये देख के वो खुश हो जाता है, उसका जो भी क्वेश्चन होता है सबके जवाब मेरे पास रहते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता कि पुराने इंश्योरेंस से रिलेटेड वो मुझे कोई क्वेश्चन पूछे और मैं उसका जवाब ना दे पाऊँ। तो ये मुझे बहुत हेल्प करता है। तो और सबसे बढ़िया सर, हम इंश्योरेंस एजेंटों के लिए ये है कि हम जब भी कहीं जाएं तो अपनी तैयारी पूरी करके जाएं, बिना तैयारी करके ना जाएं। सामने वाले को हमें क्या कहना है, क्या बोलना है, वो क्या बोलेगा, इसको भी हम तैयार करके रख लें कि वो क्या बोलेगा तो मैं क्या बोलूंगा। तो बहुत यही बढ़िया। मेरी शेयरिंग थी सर। बहुत बढ़िया शेयरिंग। ग्रेट ग्रेट। अब हम एक लास्ट शेयरिंग लेंगे, उसके बाद हम आज के स्पीकर को आमंत्रित करेंगे। विनोद गोयल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी शेयरिंग करें। विनोद गोयल जी। सबको नमस्कार। हाँ और जी, गणपति नमस्कार। चतुर्थी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत दिनों बाद, या समझ लो पहली बार ही कुछ अपनी शेयरिंग कर रहा हूँ। अभी मैं अपना स्टेटस पर या कुछ व्हाट्सएप पर कुछ ना कुछ अच्छी चीजें लोगों को देता रहता हूँ, तो उससे प्रभावित होकर मेरे एक क्लाइंट ने मुझसे कांटेक्ट किया और उसने मुझसे 30 लाख की जीवन उमंग, 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस और 5,000 रुपये महीने की SIP ली। ये मेरा एक इस हफ्ते का बड़ा अचीवमेंट है। ये सब आप लोगों की, जो मैं ये देखता हूँ, जो शेयरिंग होती है, जो भी शिक्षा मिलती है, उसका ही महत्व है। तो मैं इतने अच्छे ढंग से लोगों को इंश्योरेंस दे पाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आज के स्पीकर को आमंत्रित कर रहा हूँ। आज के स्पीकर हमारे किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आज के स्पीकर हमारे राजेश चेतन जी हैं। राजेश चेतन जी का एक सपना था, जो भी इंश्योरेंस एजेंट जो पे ट्रेनिंग नहीं ले सकते उनके लिए ट्रेनिंग मस्ट है, ये होनी चाहिए। वो काफी दिनों से इस विषय में बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, और 2016 में उन्होंने FPRT को फॉर्म कर दिया। राजेश चेतन जी का एक बहुत बड़ा सपना है जो उन्होंने इंश्योरेंस के प्रति देखा हुआ है, और उनकी गहराई, उनको पता है इंश्योरेंस कितनी डेप्थ तक जा सकती है। इसका देखने का आपको मिलेगा। उन्होंने अपने परिवार में दोनों बेटे राघव जैन और केशव जैन को भी इस लाइन में लाए। उन्होंने इतना बड़ा विजन दिखाया उनको कि दोनों बेटों ने उस लाइन में पूरी पढ़ाई करी। और जो कि सबसे बड़ा सपना होता है ब्रोकिंग फर्म का, राजेश भाई ने ब्रोकिंग फर्म खोली और एक बहुत बड़े लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं। तीनों मिलके पूरा परिवार, यानी कि दोनों बहुएं भी इसी लाइन में आ गई हैं। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, और कई संस्थाओं के साथ एज ए प्रेसिडेंट वो काम करते हैं। कैसे अपना समय निकालते हैं, कैसे काम करते हैं, आज हम उन्हीं से जानेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, राजेश चेतन जी का कैसे स्वागत करना है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। कैसे उनको आमंत्रित करना है, पूरा चैट बॉक्स जैसे आपको अच्छा लगता है भर के उनको आमंत्रित करें, और जोरदार तालियों से उनको आमंत्रित करेंगे। राजेश भाई, वेलकम वेलकम सर। नाउ बहुत स्टेज बहुत इज योर धन्यवाद। सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई साहब। बहुत ही अच्छी शेयरिंग की मित्रों ने। अजय बंसल जी की शेयरिंग बहुत अच्छी थी, और
सबसे पहले आप सबको नमस्कार और गणपति बप्पा मोरिया। गणेश उत्सव चल रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी गणेश उत्सव बहुत उत्साह के साथ मनाते हुए हम लोगों को देख रहे हैं। तो आज हम कुछ चर्चा वही करने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद आपसे बात करने का अवसर मुझे सुनील डेंग साहब ने दिया है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। नहीं तो आजकल मेरा नंबर कम लगता है, तो मुझे बहुत दिनों बाद आपसे बात करने का सौभाग्य मिला है। चैट बॉक्स में बहुत लोगों ने आज स्वागत किया है मेरा। आप सबका दिल से धन्यवाद। सुनील जी ने मेरे बारे में बता दिया। मेरे जीवन में दो चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, तो मैं कविता मेरा पैशन है। और दूसरा इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में 3 दशक हो गए मुझे काम करते हुए, और इंश्योरेंस की बात करना, इंश्योरेंस के बारे में चर्चा करना और इंश्योरेंस की सर्विसेज करना, इसमें मुझे कोई थकान नहीं होती, मुझे अच्छा लगता है। और जैसा कि बताया गया कि घर में भी बच्चों ने यही काम ब्रोकिंग कंपनी के रूप में शुरू कर दिया है और अच्छे रिजल्ट हैं। आज का जो विषय है वो आप सब जानते हैं। सुनील भाई ने जो लिखा है गणपति बप्पा मोरिया, आज हम इसकी बात करेंगे। मित्रों, भारत बदल रहा है। पहले जमाने में भारत में मंदिर में कोई जाता था या कोई कावड़ लेके आया करता था या तीर्थ स्थान पे जाया करता, तो लोग मजाक उड़ाया करते थे। लोग कहा करते थे कि ये पोंगा पंडित है, और ना जाने किस 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 तरह के कमेंट किया करते थे। अब उसी भारत में नेता लोग मंदिर जाके प्रसन्न होते हैं और फिर कहते हैं वाह, मैं मंदिर जाके आया हूं, मैं भी हिंदू हूं। और ये स्थिति आ गई है कि लोग कोट के ऊपर भी जनेऊ पहन लेते हैं। और अब हम देख रहे हैं उसी भारत में कावड़ियों, जो लोग कावड़ उठा के आते हैं उन पे फूल बरसाए जा रहे हैं। तो ये भारत अपना जो सनातन रूप है उसको दोबारा से ग्रहण कर रहा है। और सनातन जो टिका है, सनातन का जो आरंभ होता है, उसमें एक महत्वपूर्ण नाम है गणपति का, गणेश का। आज हम गणेश जी के बारे में बात करेंगे। मित्रों, चैट बॉक्स में मुझे सूचित करते रहना कि आप जिंदा हो, क्योंकि मुझे तालियों में बोलने की आदत है। इसलिए मुझे जब सुनील टैंक साहब फोन करते हैं या अतुल जैन साहब कहते हैं राजेश भाई बोलना, तो मैं कहता हूं मुझे मजा नहीं आता जूम पे बात करने में, क्योंकि मैं जनता का कवि हूं। अजंता एलोरा की गुफाओं में मुझे बोलने में मजा नहीं आता। तो मुझे जब आप चैट बॉक्स में कुछ हाँ हूं करते रहेंगे तो ये अच्छा लगेगा। तो साथियों, भारत अमृत महोत्सव मना रहा है आजादी का। भारत अपना 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन कितने लोगों को पता है कि भारत का जो आजादी का अमृत महोत्सव है, ये इसमें गणपति की बड़ी भूमिका है।
गणपति उत्सव ने आजादी के आंदोलन में बड़ी भूमिका अदा की। तो गणेश जी महाराज भारत की आजादी के भी देवता, ये कम लोगों को पता होगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र की धरती पर जो लोग घरों में गणेश की पूजा किया करते थे, गणेश जी का आराधन किया करते थे, उस महाराष्ट्र में पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेश की पूजा शुरू हुई। गणपति बप्पा मोरिया घरों से बाहर निकलकर सड़कों के ऊपर गणेश उत्सव आरंभ हुए। और ये उत्सव नहीं थे जी, इसमें वंदे मातरम का जय घोष लगता था, भारत माता की जय के नारे लगते थे। अंग्रेज नहीं समझ पाया कि ये क्या हो रहा है, तो आजादी का जो शंखनाद बजा उसमें गणपति बप्पा मोरिया गणेश उत्सव की बड़ी भूमिका। इसलिए जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग, अमृत काल चल रहा हो भारत का, तब उस समय में आज हम गणेश जी की चर्चा करना बहुत सार्थक है। मित्रों, ये जो गणेश जी की आराधना महाराष्ट्र से शुरू हुई, आज भारत के कोने कोने में गणेश उत्सव मनाए जा रहे हैं। दिल्ली में आप देख रहे होंगे, दिल्ली में अब दिल्ली बदल रही है। जिस दिल्ली में पहले रामलीला ही उत्सव हुआ करता था दिल्ली का, आज उस दिल्ली में गणेश जी की भी आराधना उसी धूमधाम से हो रही है। ये हम देखने में हमको आ रहा है। तो पहले तो हम समझेंगे गणेश है कौन। भारत में एक अभी 2050 में 1950 में भारत का गणतंत्र दिवस हमने मनाया था। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, संविधान लागू हुआ। तो अभी जो 2025 आएगा, ये भारत के गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ होगी। भारत के गणतंत्र का अमृत महोत्सव होगा। पर यह गणतंत्र का अमृत महोत्सव नहीं होगा, ये गणतंत्र, गण नहीं गणतंत्र। पहले तो ये बताना चाहता हूं, ये गणतंत्र शब्द भी हमको गणेश जी से मिला है। भारत का जो गणतंत्र है वो शब्द ही गणेश जी से है। गण का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा क्या चैट बॉक्स में? गण का मतलब क्या होता है? मैं सुनना चाहता हूं, किसी को पता हो तो बताए, चैट बॉक्स में लिखे गण का मतलब क्या होता है। मैं चाय पीते पीते बात कर रहा हूं आपसे। गण का मतलब होता है सेवक, गण का मतलब होता है समूह। वाह, क्या बात है। और भी कोई बताएगा क्या? गण का मतलब दल, गण का मतलब प्रधान, जोगेंद्र जी ने बताया है। गण का मतलब दूत, गण का मतलब देवता, गण का मतलब देवता। अच्छा, वेरी गुड। ओके। हर एक जीव अलग अलग विचार। गण का मतलब अलग अलग शब्द में गणपति के संदर्भ की बात करूं तो मैं गण का मतलब होता है समूह, कबीला, मोहल्ला। तो गण है 10, 20, 50 लोगों का एक समूह जो होता है उसको गण बोलते हैं, गण। तो उस गण का जो पति है वो गणपति है। सिंपल सी बात है। अब आप अपने घर में 5 मेंबर हैं तो ये भी एक गण हुआ, एक समूह हुआ, 5 लोगों का एक परिवार हुआ। तो 5 लोगों के परिवार का जो मुखिया है वो गणपति है। पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि आप गणपति कैसे हैं। भारत के गणपति कौन है? भारत अगर पूरा एक देश है तो उसके गणपति नरेंद्र मोदी हुए। कोई पूछे दिल्ली के गणपति कौन है तो दिल्ली के गणपति कौन हुए?
दिल्ली के गणपति हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के गणपति हुए। जो समूह का मुखिया है वो गणपति है। आपके मोहल्ले के कौन गणपति हुए? आपके जो रेजिडेंट वेलफेयर है उसके जो प्रेसिडेंट है वो आपके मोहल्ले के गणपति हैं। आपका एक परिवार है। अगर हम बात करें एफपीआरटी के गणपति कौन है, तो एफपीआरटी के गणपति राजेश चेतन है। आपने मुझे प्रधान बना रखा, गणपति बना रखा। तो पहली बात तो यह है कि ये जो गणतंत्र है इसके अंदर जो मुखिया है एक समूह का, वह गणेश है, वह गणपति है। इसलिए भारत के अंदर हमने जो गणतंत्र शब्द प्रयोग किया वो किन संदर्भों में? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र। तो उस पुराने लोकतंत्र में गणेश जी ने हमको शब्द दिया गणतंत्र। गण यानी कि जो समूह है उसका जो मुखिया है उसका जो तंत्र चलता है, राजा का नहीं है। समूह ने जिसको नेता बनाया। भारत में पहले राजा हुआ करते थे। जब राजा हुआ करते थे तो राजा बनता था पेट से, उसका बेटा ही राजा हुआ करता था। अब भारत में राजा पेट से नहीं आता जी। राजा किससे आता है? पेटी से आता है। अब पेटी नहीं रही है, हमने उसके बदले मशीन लगा दी। अब राजा मशीन से आता है। हम एक बटन दबाते हैं और अपना गणपति चुन लेते हैं। ये गणपति रहेगा, ये हमारा विधायक रहेगा, ये हमारा सांसद रहेगा। 2024 में इस देश को फिर नए गणपति की तलाश में फिर निकलना पड़ेगा कि अब गणपति कौन हो इस देश का। तो मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये समझना जरूरी है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े देवता कोई हैं तो गणपति हैं। तो गणपति क्या है? भारत के सनातन का वह शब्द है, वह देव है सनातन के। गणपति के बिना भारत में कुछ भी आरंभ नहीं होता। कोई भी मंगल काम होगा, कोई भी मंगल काज होगा, सबसे पहले क्या होगा? गणेश जी की पूजा होगी, गणेश जी से आरंभ होगा। आपके घर में बेटे की शादी है तो सबसे पहले गणेश जी की आराधना होगी, गणेश जी को याद किया जाएगा, पहले गणेश को बुलाया जाएगा, गणेश जी को पहला कार्ड दिया जाएगा, गणेश को निमंत्रण दिया जाएगा। क्यों भाई? तो भाई गणेश मुखिया है, प्रधान है इस देश के, सनातन के प्रधान है वो। आप मंदिर में जाओगे सबसे पहली प्रतिमा गणेश जी की मिलेगी। हमारे सुनील डैंग साहब भी एक मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। मैं उस मंदिर में गया कभी बार, तो वहां भी देखेंगे जाके पहली प्रतिमा गणेश जी महाराज की लगी हुई। तो गणेश प्रथम पूज्य है। तो पहली बात क्लियर हो गई आप लोगों को। सनातन का आधार, सनातन का आरंभ गणेश जी से होता है। और दूसरी बात मैंने आपसे बताई कि हम सब जिस देश में रहते हैं, जिस लोकतंत्र में रहते हैं, वह भी गणेश से ही संचालित होता है। और घर से लेके, परिवार से लेके, मोहल्ले से लेके, आपकी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेके, सांसद से लेके, और आपकी अलग अलग रेजिडेंट वेलफेयर से लेके, सामाजिक संस्थाओं से लेके, हर जगह एक गणेश है। तो ये गणेश जी की महत्ता है। अब जो ये गणेश है, जो अलग अलग रूप में है, परिवार में अलग रूप में गणेश जी है, गली मोहल्ले में अलग रूप में है, देश में अलग रूप में है, और हम इंश्योरेंस में हैं, जो CLI यहाँ चलाते हैं, जो जिन्होंने प्राइवेट कंपनियों के अंदर, जो एजेंसी मॉडल के अंदर आगे रिक्रूटमेंट का काम करते हैं, उनको भी ये ध्यान होना चाहिए कि वो भी गणेश का काम कर रहे हैं। हमारे जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, हमारे जो SBA हैं, वो भी कोई नहीं, कोई और नहीं है, गणेश ही है। वो हमारे लिए गणेश ही हैं, वो हमारे लीडर हैं, जो हमारे नेता हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? गणेश लीडरशिप का प्रतीक है। आज हम उसकी चर्चा करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि गणेश जी का जो स्वरूप है, ये अगर हमको समझ में आ गया तो आप
एक बेहतरीन इंश्योरेंस प्रोफेशनल हो सकते। मैं तो एक बात कहा करता हूं कि दो देवता मैंने कहा इंश्योरेंस एजेंट के लिए सबसे आइडियल है सनातन। तो दो देवता कौन है मैं कहा करता हूं, एक तो हनुमान जी महाराज और दूसरे गणेश जी। इन दो देवताओं को आपने समझ लिया तो आप ये मानिए कि आप बेहतरीन इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं गणेश जी की चर्चा करने से पहले कई बार मैंने अपनी कक्षाओं में ये बात कही है, आज मैं उसको केवल याद करवा रहा हूं आप लोगों को। वह महत्वपूर्ण बात है जो हमको हनुमान जी के बारे में, हनुमान चालीसा में एक लाइन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने LIC एजेंट के लिए, बीमा अभिकर्ता के लिए लिखी है। वह लाइन जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतनी जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। वो लाइन है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर वे को आतुर। ये लाइन अपने दिल पे छाप लीजिए अगर आपने इंश्योरेंस का काम करना है। मुझे नहीं पता दूसरे बिजनेस में ये लागू होगी कि नहीं होगी, पर बीमा अभिकर्ता के लाइफ में, जीवन में ये पंक्ति अगर आपने उतार ली, हनुमान जी महाराज की एक लाइन आपके जीवन को बदल सकती। वो है विद्यावान। बीमा एजेंट कैसा होना चाहिए, यानी तुलसीदास जी के सामने भी उस समय बीमा अभिकर्ता बैठा हुआ था। मैं वो मंदिर में गया हूं, बनारस में मंदिर है वो, काशी में, जिस मंदिर में तुलसीदास जी महाराज जाया करते थे, मैंने वो मंदिर देखा। विद्यावान गुणी अति चातुर, इसका मतलब कोई बीमा एजेंट उस मंदिर के बाहर बैठता होगा पॉलिसी बेचने के लिए, तो तुलसीदास जी उसका भी ध्यान आया, इसका भी कुछ ख्याल करना चाहिए। तो उन्होंने लाइन लिख दी, विद्यावान गुणी अति चातुर। बीमा एजेंट कैसा होना चाहिए, विद्यावान, ट्रेंड होना चाहिए, विद्या युक्त होना चाहिए। विद्या का मतलब डिग्री नहीं है सर, माफ कर। हम कहते हैं फलाना 14 कला जानता है, फलाना 16 कला जानता है, फलाना 64 कला जानता है। कुछ लोग पढ़े होते हैं, कुछ लोग कढ़े होते हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जाता रहता हूं बोलने के लिए, तो मैं कहता हूं मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर तो नहीं बन पाया, पर भगवान ने कुछ और लिख दिया मेरे भाग्य में। आज मैं बोलता हूं तो प्रोफेसर भी मुझे सुनते हैं। मैं एम्स में जाता हूं तो एम्स में डॉक्टर तो नहीं बन पाया, पर मुझे डॉक्टर भी सुनते हैं। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट में जाता हूं, मैं सीए तो नहीं बन पाया, पर मुझे सीए भी सुनते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं केवल यहां पर, ये विद्यावान का मतलब ये है कि आपके पास कोई इस तरह का ज्ञान होना चाहिए। अब हम बीमे का इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो विद्या, हमको इंश्योरेंस के सारे टूल पता होने चाहिए, तब आप काम करेंगे। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट यही है। तो आपके 24 घंटे में कुछ समय ऐसा निकालिए कि आप अपने आप को अपग्रेड कर सकें, अपने आप को अपडेट कर सकें। विद्यावान गुणी, और आप गुणों के भंडार होने चाहिए, आप सद्गुणी होने चाहिए, तमोगुणी नहीं, सद्गुण होने चाहिए आप। विद्यावान गुणी अति चातुर, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जिसके सामने बैठकर इंश्योरेंस की चर्चा करते हैं, म्यूचुअल फंड की चर्चा करते हैं, मेडिक्लेम की चर्चा करते हैं, वो बहुत बड़ा अंपायर खड़ा किया है, वो चतुर व्यक्ति। उसको अगर कन्विंस करना है, उसको समझाना है, पछाड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, उसके गले में अपनी बात उतारनी है, तो आपको क्या होना पड़ेगा, चतुर नहीं, अति चतुर। तो ये 3 बात ध्यान रखिएगा। विद्यावान, आप विद्यावान बने, इसके लिए हमने FPRT बनाई। आप गुणी हो, इसके लिए मैं कहा करता हूं मंदिर जाइए, प्रवचन में जाइए, जहां भी ज्ञान मिलता है वहां जाइए, सद्गुण लीजिए। अति चातुर, और जब आप अति चतुर हो जाएंगे तो आप इंश्योरेंस आराम से बेच पाए। चतुर का मतलब ये नहीं कि किसी को चूना लगाना, या इसको पॉजिटिव वे में लीजिए, हनुमान जी महाराज की तरह लीजिए। हनुमान जी की चर्चा और हनुमान जी के बारे में कहा विद्यावान गुणी अति चातुर है। वो लंका गए हैं
तो वहां जाके कैसे उन्होंने रावण से डील किया, किस प्रकार से संवाद किया है, लंका में वो कैसे घुसे हैं, उन्होंने कैसे एंट्री ली है, ये सब सुंदरकांड में वर्णन है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर वेको आतुर। राम कौन है हमारा मित्रों? हमारा राम हमारा कस्टमर है, हमारा ग्राहक है, वो हमारा राम है। 24/7 बीमा एजेंट का मोबाइल कभी बंद नहीं होना चाहिए। हमारा मोबाइल हमेशा 24/7, ना जाने हमारे राम जी को कब हमारी सेवा की जरूरत पड़ जाए। तो बस जैसे ही सूचना मिली और सोचना बंद। हमारा क्लाइंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो हमको भी वहां उसकी ईमानदारी में हाजिर होना चाहिए। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर वेको आतुर। और अपने ग्राहक की सेवा के लिए 24/7 हम तैयार हैं। तो आपके काम को, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो दूसरी चर्चा मैं आज जो करने वाला हूं, गणेश जी महाराज की करने वाला हूं। ये मार्केटिंग के सबसे बड़े देवता, ये बीमा अभिकर्ता जो हमारा है उसके आइडियल हो सकते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे, सबसे पहले गणेश जी के स्वरूप को अपने सामने लाइए। आप देखिए गणेश जी का रूप कैसा है, आप उसको समझना शुरू कीजिए। एक नेता, एक लीडर, एक मार्केटिंग गुरु कैसा होना चाहिए, एक बीमा अभिकर्ता कैसा होना चाहिए। सबसे बड़ा हाथी का सिर है, इसको पहले समझ लीजिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण। गणेश जी मंगल के देवता हैं, बड़ा बड़ा सर है उनका। इसका मतलब क्या है? बड़ी सोच के साथ जीवन जीना है, छोटी सोच के साथ नहीं। बड़ी सोच का मतलब क्या? थिंक बिग, कुछ बड़ा सोचिए, छोटे छोटी बातों में मत उलझिए। मैं कहा करता हूं, छोटी सोच और पांव की मोच आपको कभी नहीं आगे बढ़ने। तो जो करना है बड़ा ही करना है। अगर आपने ये आरंभ किया, हम लोग छोटी छोटी बातों में उलझे रहते, कोई हमको दो बातें कड़वी कह देता है, बस हम गए काम से। हमने अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे रखा, कभी नहीं। ऑलवेज ये ध्यान रखिएगा, गणेश जी से सीखने की, थिंक बिग, बड़ा सोचना है, कुछ बड़ा करना है। अभी संसार में आए हैं तो कुछ छोटा काम करने के लिए नहीं आए, बड़ा काम करना है। हम अपनी ब्रांच में नंबर 1 होने चाहिए, हम अपने डेवलपमेंट ऑफिसर की टीम में नंबर 1 होने चाहिए, हम एफपीआरटी के अंदर नंबर 1 होने चाहिए। कुछ बड़ा करना है गणेश जी, बड़ी सोच के साथ करना है। मैं एक बात और कहा करता हूं, संसार में भी जीना है तो बड़ी सोच के साथ जीना है। और जो बीमा अभी करता है वो तो बड़ी सोच के बिना जी नहीं सकता जी। बड़ी सिंपल सी बात। जितने सामाजिक काम आप देख रहे हैं उसमें 2 काम बताता हूं, रोटरी क्लब और लायंस क्लब। ये इंटरनेशनल क्लब हैं, ये दोनों क्लब बीमा अभिकर्ताओं ने बनाए हैं जी। बड़ी सोच के साथ बनाए, समाज की सेवा करने के लिए बनाए। इंश्योरेंस एजेंट का काम एक ही है, समाज के लिए कुछ बड़ा सोचिएगा। लोग हमसे पूछते हैं, राजेश चेतन जी कैसे करते हो बीमा काम? मैं बीमा तो करता ही नहीं, मैं तो 24/7 समाज के किसी भी काम के लिए तैयार रहता हूं। बीमा तो मुझे ऑटोमेटिक मिलता है। तो बड़ी सोच के साथ में समाज का, देश का, राष्ट्र का बड़ा काम करने की आदत बनाइएगा। जब आप बड़ा सोचने लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्रकृति आपके साथ, अपने आप आपके साथ चल पड़ेगी। तो मित्रों, ये एक मंत्र है जीवन का। इसमें एक शुरुआत आज से अपन कर सकते हैं। वो कैसे करें? मैं एक बात आज फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने कई बार कहा है, आपने किया नहीं होगा। गणेश उत्सव में एक काम कर लीजिए, बड़ी सोच का एक छोटा उदाहरण देता हूं मैं आपको, कि 10,000 रुपए का, 15,000 रुपए का एक मूर्खता बजट बना लीजिए। अब आप पूछेंगे ये मूर्खता बजट क्या होता है? मूर्खता बजट ये होता है कि हम अपनी बहुत सारी एनर्जी
ये जो छोटे छोटे लोग हैं, हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे समाज के हैं, हमारे देश के हैं। कोई रिक्शा चलाता है, कोई फल सब्जी बेचता है, आप कोई ऑटो चलाता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई कुली का काम करता है, कोई फल सब्जी बेच रहा है। हम लोग क्या करते हैं, इनको भी नहीं बख्शते हैं। इतनी छोटी सोच के साथ जीते हैं, 2-2 रुपए के लिए, 5-5 रुपए के लिए, 10-10 रुपए के लिए झगड़ते। ये गणपति का काम नहीं है, ये गणेश का काम नहीं है, छोटी सोच का काम। अगर आपने आज से एक संकल्प लिया कि गणपति उत्सव चल रहा है भारत में, आज से राजेश चेतन ने एक संकल्प लिया कि इन छोटे लोगों से बार्गेनिंग करना बंद, इनसे बार्गेनिंग नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, अगर आपने इनको 5 रुपए ज्यादा दे दिए, 10 रुपए ज्यादा दे दिए, आपका क्या बिगड़ जाएगा? एक साल में 10-15 हजार रुपए आपकी जेब से कम हो गए। आप बड़े बड़े दान करते हो, डोनेशन देते हो भाई। अगर आप ये मानिए कि 15-20 हजार रुपया, 10-15 हजार रुपये आपने इन छोटों लोगों की मुस्कान के लिए खर्च कर दिया, इनके चेहरे पे मुस्कान आ गई, आपने किसी रिक्शा वाले को 5 रुपए ज्यादा दे दिए, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो आज से एक काम करें, एक मुस्कान का आंदोलन खड़ा कर दीजिए बड़ी सोच के साथ, कि छोटे छोटे लोगों के साथ बार्गेनिंग नहीं करें। और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, शुरुआत अपने घर से कीजिए। क्या मेरे घर में मैंने बड़ी सोच के साथ सबकी चिंता की है? क्या मैं अपने माँ बाप को हर महीने कुछ जेब का खर्चा दे रहा हूं? क्या मैं अपने बच्चों को कुछ जेब का खर्चा दे रहा हूं? क्या मेरे घर के अंदर मेरी, ऐसा तो नहीं है मैं जब जाता हूं तो घर के अंदर चुप्पी आ जाती है। मैं जब घर में घुसता हूं तो लोगों के चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए, मेंबर्स के। मैं घर का गणेश हूं, गणपति हूं, गणेश जी मंगल के देवता हैं। मैं जब घर में घुसता हूं तो मंगल होता है क्या? लोगों के चेहरे पे मुस्कान आती है क्या? लोग कहते हैं कि वाह, मंगलकारी देवता आ गए। क्योंकि आप भी अपने परिवार के गणेश हैं, गणपति हैं, परिवार के मुखिया हैं। वो तब आएगी जब आप बड़ी सोच के साथ में परिवार में सबकी चिंता करें। तो पहली बात, बड़ी सोच के साथ जीना। बड़ी सोच में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, वो ये महत्वपूर्ण बात लोग हमसे पूछते हैं, राजेश चेतन जी एक अंपायर कैसे खड़ा किया? मैंने जितना बिजनेस दोस्तों किया है ना इंश्योरेंस का, उससे 4 गुना बिजनेस मैंने छोड़ दिया। मेरे दिमाग में कभी छोटी बात नहीं आती। सामने वाले ने कोई रिबेट की बात की तो हम कहते हैं साहब ये तो हम देते नहीं है। आपको अगर बिजनेस करना है तो मैं अपनी कमाई आपसे शेयर नहीं करूंगा। वो कहता है भाई ये तो आपको देना पड़ेगा। हम कहते हैं ठीक है साहब, आपका हमारा रिश्ता रहेगा, आपके साथ हम चाय पे चर्चा करते रहेंगे, पर हम आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकते। ये नहीं है कि हर एक से बिजनेस करना है, कोई जरूरी नहीं है हर एक से बिजनेस। तो बड़ी सोच के साथ में आज से जीना आरंभ करें। छोटे छोटे लोगों से बार्गेनिंग बंद करें। घर में छोटे से छोटे मेंबर से लेके माता पिता से लेके सबकी चिंता करें। घर में जब घुसे तो लोगों को लगे कि मंगल आ गया। अब घर में चिंता करने की कोई बात नहीं है, घर का मुखिया गणेश जी आ गए। तो ये पहली बात। दूसरी बात साहब दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, गणेश जी के आप सर बड़ा है तो आप देखेंगे कि उनकी आंखें बहुत छोटी छोटी हैं, हाथी की आंखें। लेकिन छोटी छोटी आंखें कितनी महत्वपूर्ण है इसको समझना जरूरी होगा। उस छोटी छोटी आंखों से आप देखेंगे, हाथी को देखिए कितनी ऊंची हाइट होती है हाथी की, पर हाथी उन छोटी छोटी आंखों से सड़क पर चलने वाली चींटी को भी देख लेता है। तो क्या मतलब, अगर आप गणपति हैं, आप गणेश हैं, आप अपने क्लाइंट के लिए भी, अपने कस्टमर के लिए भी गणपति हैं, तो उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम, घर की छोटी से छोटी प्रॉब्लम, आपके घर में कोई काम करने वाली माई आ रही है, कोई मेड आ रही है, उसकी भी चिंता करना। ये नहीं है कि ये काम देश का है, नरेंद्र मोदी बैठे हैं सबको आरक्षण दे देंगे, महिलाओं की भी चिंता वो करेंगे तो करेंगे। लेकिन आपकी जो टेरिटरी है, आपका जो मोहल्ला है, आपका जो घर है, जहां के आप गणपति हैं, जहां के आप गणेश हैं, उनकी चिंता, छोटे से छोटे प्राणी की चिंता भी आपको करनी है।
ये स्वभाव बनाना पड़ेगा। छोटी आंखों का मतलब ये है छोटी सी छोटी बातों को भी समझना, सोचना, उनकी चिंता करना, उनकी तरफ देखना। छोटा सा काम है क्लाइंट का, एड्रेस चेंज करवाना है, ये काम छोटा छोटा नहीं है, उस काम को भी समझना, उस काम को भी करना। इसने माइक ऑन कर लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो छोटी आंखों का मतलब अति महत्वपूर्ण यह है कि छोटे से छोटे प्राणी को, छोटे से छोटे काम को आप देख पाए, ये बीमा जगत में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। देखिए गणेश जी के कानों की तरफ देखिए, कैसे कान है, ये ज्यादा समझने की बात है दोस्तों। बड़े बड़े कान है गणेश जी के, बड़े बड़े कान। बड़े बड़े कान अगर समझ में आ गया तो मार्केटिंग समझ में आ जाएगी। हम में से 90% अभिकर्ता वो हैं, जब भी कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग करेंगे, प्रोस्पेक्ट के साथ मीटिंग करेंगे, तो आप बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते। गणेश जी क्या कह रहे हैं? सुनो, बड़े बड़े कान, सुनो सुनो, बोलने दो सामने वाले। जितना सुनने की आदत हो जाएगी, आप उतनी जल्दी मार्केटिंग में और परिवार में और रिश्तों में कामयाब हो जाओगे, सफल हो जाओगे। क्योंकि जो मुखिया होता है उसको केवल सुनना होता है, बोलना नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण समझना हो तो भारत में एक प्रधानमंत्री हुए जिनका नाम था सरदार मनमोहन सिंह जी। 10 साल केवल वो गणेश जी की इस बात को समझ गए थे, केवल सुनना, केवल सुनना, केवल सुनना, रिएक्शन नहीं करना। बीमा अभिकर्ता को यही करना चाहिए कि वो सुनने की आदत को बढ़ा ले, लिसनिंग को बढ़ा ले, लिसनिंग को बढ़ा। मैं बहुत सारे उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मेरी जो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है वो बड़ी आसान सी है। मैं किसी से मिलता हूं तो आपको पता है, अपने को सिखाया है कि अप्रिशिएशन टूल यूज कीजिए। तो मैं बताता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, साहब आप तो महान है, बहुत सारे समाज के काम करते हो, और आपने कितना बड़ा अंपायर खड़ा कर लिया, 1500 करोड़ रुपए का। ये सफलता का राज क्या है? बस इतना सा ही बोलना होता है जी। फिर सामने वाला शुरू होता है, राजेश भाई हम गांव में रहा करते, हरियाणा में एक बहुत दूर का गांव है, उसमें थे 4 भाई थे, 8 बहनें थी, घर की आर्थिक हालत बहुत खराब थी, और हम ये थे, पिताजी ने ये किया और वो किया, फिर मैं सबसे योग्य था और फलाना था। मैं थोड़ा सा होगा, वाह भाई साहब वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया। तो वो बोलते रहते हैं, आधा पौना घंटा मैं उनको बोलने का मौका देता हूँ, क्योंकि ये पहला अवसर होता है जब उसके जीवन में कोई आदमी ऐसा आया है जो उसकी सफलता की कहानी सुनना चाहता। कोई सुनना ही नहीं चाहता किसी की दूसरे की कहानी। तो जब मैं ये कहानी उनसे सुनता हूं तो उनको लगता है कि ये तो बड़ा योग्य व्यक्ति है यार, इसके साथ तो दोस्ती करनी चाहिए, इसको तो घर में बार बार चाय पे बुलाना चाहिए। तो आप एक बात ये याद रख लीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए, नॉट ओनली फॉर क्लाइंट, घर में हो, रिश्तेदारी में हो। मेरी शादी हुई 1990 में, भिवानी रहा करता था मैं, दिल्ली से दिल्ली पैसेंजर था। तो हर घर में एक कहानी होती है, हर घर की कहानी होती है। उस घर में एक सासू माँ होती है, एक ससुर होते हैं। ससुर सबके अच्छे होते हैं पर सासू किसी की अच्छी नहीं होती, समझ लो बात को। अब ये जो पति होता है बेचारा, जो नया नया पति बनता है, ये क्या होता है, एक तरफ माँ और एक तरफ पत्नी, इसके बीच में सैंडविच हो जाता है। यहाँ गणेश जी महाराज काम आते हैं। रात को जब आप घर पहुंचोगे ना तो बीबी आपको कहेगी आपकी माँ ऐसी है, आपकी माँ वैसी है, आपकी माँ वैसी है। एक तो यह है कि 2 लाइनें सुनते ही आप रिएक्शन के मूड में आ गए। दूसरा, ये सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। अपन यही सूत्र अपनाया। बीबी ने खूब कहा, अपन सुनते रहे, सुनते रहे। अपन तो कल्याण के देवता है, मंगलकारी देवता है, घर के मुखिया है। बहुत बोलने के बाद मैंने आखिरी में, जब गुस्सा ठंडा हो गया सुनने के बाद, तो एक लाइन बोली कि मैं सवेरे अपनी माँ से बात करके देखूंगा। और इतना बोलना था, गुस्सा वहां भी शांत हो चुका। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसे बोल दिया, बात करने की कोई जरूरत नहीं, सब मैं खुद ठीक कर लूंगी। क्या गया आपका? तो आज से एक सूत्र अपनाओ जीवन में। गणपति उत्सव चल रहे हैं भारत में, ज्यादा सुनने की आदत बनो।
आपकी मार्केटिंग का सबसे बड़ा स्किल है, गणेश जी से सीखा आपने, ज्यादा सुनने की आदत पर लिसनिंग बढ़ाओ। जब आप लिसनिंग बढ़ाने से लग जाएंगे तो आप देखेंगे जीवन में बदल आना शुरू हो गया। और मार्केटिंग का ये बेहतरीन टूल है, ज्यादा सुनना, ज्यादा सुनना, कम बोलना। जो लीडर होते हैं, जो गणेश होते हैं, वो यही करते। मुझे पता लगा कि प्रधानमंत्री जी का भी यही काम है। बोलते तो बहुत है वो, लेकिन सुनते उससे कई गुना ज्यादा। हर डिपार्टमेंट का प्रेजेंटेशन लेते हैं, सुनते हैं। जो ज्यादा सुनता है वही ज्ञान से, ज्ञान पूर्वक बोल सकता है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि घर हो, परिवार हो, रिश्ते हो, मार्केटिंग हो, बिजनेस हो, उसका एक गणपति सूत्र दिमाग में डाल लीजिए, बड़े कान कर लीजिए। आज से कान की शक्ति बढ़ा लीजिए, कान का साइज बढ़ा लीजिए। मुझे सुनना ज्यादा है। घर में लोग कहेंगे कुछ दिन के बाद, क्या हो गया आजकल बोलते कम हो। हाँ, तो बोलना कि राजेश चेतन जी ने हमको सूत्र दिया है, हमको सुनना ही है, आप बोलिए। तो लोगों को बोलने का ज्यादा अवसर दीजिए, तो आपको देखेंगे कि आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, मंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, कल्याण की तरफ बढ़ रहे हैं। अगली चर्चा हम करते हैं गणेश जी के अगले रूप की। तो आप देखेंगे गणेश जी का जो नाक है, तो नाक आप देखेंगे उसमें बड़ी बड़ी ताकत है। दूर से ही स्मेल कर लेते कहाँ क्या हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मार्केटिंग हो या घर हो या रिश्ते हो या परिवार हो, कोई भी कुछ चल रहा हो, कुछ पक रहा हो, कोई खिचड़ी पक रही हो, कुछ अमंगलकारी हो रहा हो, तो आपको स्मेल आनी चाहिए पहले। जो देश के देवता हैं, देश के गणपति हैं, पड़ोस में कुछ हो रहा हो, अमेरिका में कुछ घट रहा हो, तो यहां पर अमेरिका की स्मेल भारत के गणपति गणेश को आनी चाहिए। घर में कुछ घट रहा हो तो आनी चाहिए। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कुछ परिवर्तन आ रहा हो तो उसकी स्मेल आप तक आनी चाहिए। और दूसरी बात, नाक हमेशा ऊंची रखो। इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ नाक का जो संबंध जोड़ा है भारत ने, वो जोड़ा है किससे? मान सम्मान से, इज्जत से। फलाने की नाक कट गई तो मतलब क्या? इज्जत गई, इज्जत गई। तो नाक का मतलब ऐसा कोई काम मत करो जिससे आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंचे। गणेश जी की नाक बहुत बड़ी, नाक को बड़ा रखिए। नाक बड़ी कैसी रहेगी? तो बड़ा सिंपल तरीका बताता हूं नाक ऊंची रखने। राधेश्याम प्रगल्भ एक कवि हुए हिंदी के, अशोक चक्रधर जी के पूज्य पिताजी थे वो। उनकी 2 लाइनें मैंने जीवन में उतार, मैं आपको भी सुना देता, आपके काम है। राधेश्याम प्रगल्भ जी ने लिखा, रात के अंधेरे में ना करो कोई काम ऐसा, मुंह जो छुपाना पड़े दिन के उजेरे में, और दिन के उजेरे में ना करो कोई काम ऐसा, नींद नहीं आए जो रात के अंधेरे में। बस यही सूत्र है नाक ऊंची करने का। रात के अंधेरे में ना करो कोई काम ऐसा, मुंह जो छुपाना पड़े दिन के उजेरे में, और दिन के उजेरे में ना करो कोई काम ऐसा, नींद नहीं आए जो रात के अंधेरे में। एक लाइन की गीता है ये। बस आपने जीवन में ये 2 लाइनें उतार ली तो आप ये मान लीजिए कि फिर नाक ऊंची ही रहने वाली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 किया, भारत की नाक को ऊंचा किया, दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया। भारत को उन्होंने, हमारे गणपति गणेश ने भारत को विश्व की 5वीं इकोनॉमी बना के खड़ा कर दिया। तो नाक ऊंची रखने का मतलब एक ही है दोस्तों, जहां भी काम करते हैं, जिस भी धरती पर खड़े होते हैं, उस धरती को जीत कर खड़े हो जाओ। सिंपल सी बात। आप अपनी ब्रांच में खड़े हैं तो ब्रांच की धरती को जीत कर खड़े हो जाओ। आपको किसी काउंटर पे जाके खड़े हो गए तो लोग वाह भाई साहब आइए, वेलकम। झगड़ने की जरूरत ना पड़े, आपका चेहरा देखकर लोग आपका काम कर दें। गली मोहल्ले में खड़े हो जाए तो लोग कहें भाई वाह राजेश भाई आए हैं। तो कुछ ऐसा करो लोगों के साथ में कि नाक ऊंची रहे, हमेशा मान सम्मान बढ़ता रहे। जिस सभा में जाओ, जिस पंचायत में जाओ, जहां भी घुसो, लोग आपके स्वागत में, सत्कार में खड़े हो जाए। तो ये नाक ऊंची रहेगी हमेशा। तो ये ध्यान रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात है, गणेश जी के 4 हाथ हैं। मतलब क्या? इतना काम करो, इतना काम करो, फोरमैन हो जाओ, दिन रात मेहनत करो, दिन रात श्रम करो, 4 हाथों से काम करो। 4 हाथ का मतलब यही है, आपके तो भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, इन 2 हाथों को 4 हाथों की ताकत से काम करो।
तो आप देखेंगे जब आपने ये शुरू किया तो आप देखेंगे कि सफलता आपके साथ चल रही है। तो क्या करना चाहिए? 4 हाथ का मतलब क्या? हमारा काम क्या है? मीटिंग करना, लोगों से मिलना। तो कम से कम 4 हाथ का मतलब यह है एक दिन में 4 मीटिंग तो करें, 4 दरवाजे तो खटखटाएं, 4 घरों में तो जाएं। ये एक सूत्र है गणेश जी का कि ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा श्रम करेंगे तो आप आगे बढ़ते जाएं। और दिमाग से काम करना है, ऐसा नहीं काम करना। आपको कहानी पता होगा गणेश जी महाराज की। और लगातार काम करना, ये भी ध्यान में होगा। हमारे पास एक महाभारत नाम का ग्रंथ है, महाभारत से ही गीता निकली है। महाभारत का एक भाग गीता है। आपको पता होना चाहिए गीता, ये महाभारत कैसे लिखा गणेश जी ने? लगातार लिखा, नॉन स्टॉप लिखा, दिन रात जाग कर लिखा, 1 मिनट का भी विश्राम नहीं किया। मतलब क्या? हम लोग भी अपने पुरुषार्थ में लगातार मेहनत करें। गणेश जी ने लगातार महाभारत लिखा। और ऐसी घटना भी आती है, ऐसी कथा भी आती है, एक बार उनकी कलम टूट गई। तो कलम टूट गई तो गणेश जी ने क्या किया? अपने दांत को कलम बनाया, एक दंत हो गए, दांत को निकाला, उसको कलम बनाया और कलम बना के फिर महाभारत को लगातार लिखा। लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। 4 हाथों से लगातार काम करने की प्रेरणा गणेश जी हमको देते हैं कि लगातार काम करना है, लगातार काम करना है, कंसिस्टेंटली काम करना है। एफपीआरटी की क्लास में हर शुक्रवार को आना है, 2-4 किताबें रोज पढ़नी है। क्योंकि मैंने पहले बोल दिया हनुमान जी की बात, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर वेको आतुर। तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत लंबी चर्चा, समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है। गणेश जी को बोलते हैं लंबोदर। उनका उदर, उनका पेट बड़ा है। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जी ये, इसको समझना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बड़ा उदर से क्या मतलब? हमारी जो हाजमा है बड़ा छोटा है। हाजमा का मतलब मैं कोई भोजन से मत लगाइएगा। हमारे बातें पचती नहीं, निंदा में हम बड़ा सुख लेते हैं। इसकी बात उसको कहते हैं, उसकी बात इसको कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आप पेट बढ़ेगा मतलब यह है कि बातों को पचाना आना चाहिए। कौन सी बात कब कहनी है, कहां कहनी है, उसका मूल्य क्या है, यह समझ में आना जरूरी है। बड़ा पेट का मतलब एक ही है कि आप जो लोग सुनो ज्यादा और उन बातों को पचाना का आदत होनी चाहिए, उन बातों को भीतर रखने की आदत होनी चाहिए। परिवार तब चलता है जी। लोग मेरे से पूछते हैं राजेश भैया आप कैसे जीते थे? मैंने एक लाइन बोलता हूं मैं उनको, ये जीवन में उतार लो, गणपति गणेश आपके समझ में आ जाएंगे। रिश्तों में रहना है तो सहना है। ये लाइन ध्यान में सुन लेना, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं। रिश्तों में रहना है तो सहना है। तो क्या होगा? ये पेट बड़ा कर लो, अपने उदर को बढ़ा लो, लंबोदर हो जाओ, लंबोदर हो जाओ। और लंबोदर जब हो जाएंगे, बातों को ज्यादा सुनेंगे और बातों को भीतर रखेंगे। उचित अवसर पर उचित बात को कहने की आदत होनी चाहिए। कभी भी कुछ बोल दिया, इससे नहीं काम चलेगा जी। उचित बात पर तब तक उस बात को भीतर रखिएगा, जब उचित अवसर आएगा तब हम शब्द का प्रयोग करेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। तब आप जब ये करेंगे तो दोस्तों, मार्केटिंग का सिंपल फार्मूला है। आप अगर गणेश जी को समझेंगे, ज्यादा मेहनत करनी, 4 हाथों से मेहनत करनी, ज्यादा मीटिंग करनी। और उसके बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप गणेश जी के स्वरूप को देखेंगे तो उनका स्वरूप देखिए, गले में सोने की मालाएं पहन रखी है उन्होंने, सर पे मुकुट लगा रखा है उन्होंने। क्या मतलब? आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपना स्वरूप देख लीजिए, आप कैसे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, आपने ठीक ठाक कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं, ऐश्वर्यपूर्ण आपका रूप है कि नहीं। सामने वाले आपको आपकी जुबान से बाद में पहचानते हैं, पहले आपको देखते हैं कि आप कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने स्मार्ट लग रहे हैं। तो आप देखिए कि
अच्छा ड्रेसअप होना चाहिए, अच्छी ड्रेस सेंस होनी चाहिए। ये गणेश जी हमको सिखाते हैं। ये सब मार्केटिंग के सूत्र हैं जो गणेश जी से हमको मिल रहे हैं। तो आप मित्रों, गणेश जी पर तो और बहुत देर बोला जा सकता है। कुल मिला के गणेश मंगल के देवता हैं, विघ्न हरण है, और वो तब है जब पैसा आता है, तब हमको लगता है कि सब मंगल हो रहा है अपने आप ही। और पैसा भी कैसा आना चाहिए घर के अंदर, जो पैसा घर में सुख शांति दे सके। किसी को हिंसा करके पैसा नहीं लाना, मेहनत का पैसा लाना है, पुरुषार्थ का पैसा लाना है। नहीं, वह पैसा आपके परिवार में मंगल करे। इसलिए गणेश जी के साथ में लक्ष्मी का पूजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप गणेश जी के रास्ते पर चलेंगे, गणेश जी के रूप को पहचान लेंगे, गणपति के तरह आप डील करेंगे परिवार में, रिश्तों में, संबंधों में, इंश्योरेंस में, तो लक्ष्मी आपको अपने आप मिल जाएगी। इसलिए दिवाली के दिन भारत में गणेश जी की पूजा के बाद दूसरा विधान यह है कि हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और लक्ष्मी जी की जब पूजा करते हैं इन दोनों का, क्योंकि गणेश के रास्ते पर चलेंगे तो लक्ष्मी आपको स्वतः मिलेगी, लक्ष्मी आपके घर में आ जाएगी। बस ये निवेदन करने के साथ मैं गणपति बप्पा मोरिया को नमन करता हूं, और ये कहूंगा कि भगवान मेरे जितने भी मित्र हैं जो इस कक्षा में जुड़े हुए हैं, उन सबका मंगल करना, उन सबकी MDRT करना, उन सबकी COT करना, उन सबकी TOT करना, और मेरी तरह भगवान इन सबको भी ब्रोकिंग कंपनी इनकी बन जाए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम हो जाए, पब्लिक इशू निकालेंगे। मैं भगवान से मंगल की प्रार्थना करता हूँ, आप सबके लिए करता हूँ। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, घर परिवार में शांति हो, रिश्तों में अमन हो, और आप यूं ही आगे बढ़ते जाएं। ये गणपति गणेश से आप सबके लिए प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू राजेश भाई, बहुत ही अतुल्य सेशन दिया आपने। ग्रेट सर, ग्रेट, धन्यवाद। हाँ, मैंने अब सुरेश अरोड़ा जी को आमंत्रित करूंगा, उस सर का धन्यवाद करें और वोट ऑफ थैंक्स देंगे। सुरेश अरोड़ा जी, सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, राजेश भाई बहुत सुंदर और जबरदस्त आपने सेशन लिया। रियल मायने में हम भी FPRT का जो परिवार है, आपको गण बना के हमने भी अच्छा काम किया है, और हमें, आप गण है तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस तरह की, मतलब आपकी जो व्याख्यान दिया है वो हमारे सभी FPRT परिवार के मेंबर के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। मैं अपने FPRT परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। बहुत राजेश भाई, एक बार सबको अनम्यूट कर बहुत दो। बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत अच्छा रहा सेशन आपका। सुनील भाई राम राम। हाँ जी, नाइस सर, बहुत एक बात वंडरफुल सेशन था सर, बहुत ही शानदार बहुत- सेशन रहा सर, बहुत ही सुंदर सर, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अद्भुत। चेतन भाई बहुत ही बढ़िया रहा सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया जी, राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन सर, बहुत ही बढ़िया आई ओपनिंग सेशन आज का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। अतुल जैन भी आ गए हमारे बीच। अतुल भाई, आज बहुत बढ़िया सेशन दिया सर ने। हालांकि हमने पहले भी ये सेशन सुना है, लेकिन हर बार ये अलग तरीके से बताते हैं, तो हमें लगता है कि इतनी चीजें हैं सर के अंदर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आप बोलना चाहेंगे अतुल भाई कुछ? अनम्यूट करो अपने आप। बोलने की, पहले मैं शांति पाठ कर लो। अच्छा ठीक है, पहले शांति पाठ करा दो।